नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल गाइड हब। आज हम समझेंगे भारत में किसी आपराधिक मामले की पूरी प्रक्रिया, अपराध से लेकर सजा तक, और वो भी नए कानून जो भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार। यह वीडियो खास है मेरे वो लॉ स्टूडेंट के लिए, जुडिशरी और AIB एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स और हर आम आदमी, हर आम नागरिक के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों। पहले भारत में IPC 1860 और CRPC 1963 और एविडेंस एक्ट 1962 कानून हमारे देश में था, और अब लागू है BNS 2023 अपराध और सज़ा के बारे में ये बताता है। और BNS 2023 जांच और ट्रायल की प्रक्रिया, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोसीडियर्स लॉ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको हम साक्ष्य अधिनियम भी कहते हैं। आज हम BNS के अनुसार ट्रायल प्रोसेस समझेंगे दोस्तों। जब समाज में कोई घटना घटित होती है, कोई अपराध घटित होता है या किसी प्रकार का क्राइम टेक प्लेस, तो उस क्राइम को शुरू से लगाकर अंत तक की जो प्रोसेस है क्रिमिनल ट्रायल की, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अपराध होता है तो क्या होता है दोस्तों, कहानी के रूप में समझने का प्रयास करें, जिससे कि आसानी से ये पूरी क्रिमिनल ट्रायल है आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर आप इसे कभी ना भूल पाएंगे। ये हमारे आप तक पहुंचाने की कोशिश है दोस्तों। अपराध की सूचना मिलेगी, क्या होगा अपराध की सूचना, जिसको हम FIR बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। BNSS की धारा 173 के तहत इसको क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। जैसे ही कोई संज्ञेय अपराध होता है, FIR कैसे दर्ज होगी, कैसे दर्ज होगी दोस्तों, थाना जाकर लिखित या मौखिक होगी। अब 0 FIR और E-FIR की भी सुविधा है दोस्तों। थाने जाकर भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, जैसा कि E-FIR हमने बताया है, लिखित या मौखिक भी हो सकती है दोस्तों। इसके ऊपर हम डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे एक अलग अलग। बस आपका सहयोग, आपके अंदर जो जानने की जिज्ञासा है, लाइक और कमेंट में आप बताइए और शेयर करिए दोस्तों में, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और इस प्रकार की ये लीगल इन्फॉर्मेशंस औरों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे। सो बात करते हैं दोस्तों BNSS में खास बात, FIR दर्ज करना पुलिस की एक जिम्मेदारी है। जब भी कोई घटना घटित होती है दोस्तों, तो FIR दर्ज करना पुलिस की क्या है, जिम्मेदारी है। मना करना अब अपराध माना जा सकता है। काफ़ी बार प्रैक्टिकल रूप में अगर ये FIR दर्ज नहीं करते हैं तो लीगली हम कोर्ट के थ्रू भी FIR दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज हो गई तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, FIR दर्ज होने के बाद में दोस्तों जांच होगी। पुलिस शुरू करती है जांच। एक ऑफिसर, अगर गांव में कहीं हुआ है, बड़ा गांव है, एरिया बड़ा है, तो क्या होता है कि एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। उस ऑफिसर का नाम होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, शॉर्ट में बोलते हैं IO का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर्स ऑफिसर बोलते हैं उसको। फिर जांच शुरू करेगी, और जांच शुरू करने के बाद जांच में क्या देखेंगे, ये घटना स्थल पर जाएंगे, उस जगह पर उस घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। फिर उस घटना स्थल के आसपास गवाहों के बयान और गवाह के बयान BNS 180 के तहत क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर वहाँ देखेंगे डिजिटल सबूत, अगर आसपास कोई कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल है, कॉल डिटेल्स है, ये सब क्या करेंगे, ये इकट्ठे करेंगे दोस्तों। और फिर अभियुक्त की गिरफ्तारी करेंगे। फिर गिरफ्तार करके क्या करेंगे, मेडिकल जांच करेंगे, उसकी मेडिकल जांच करेंगे कैसे है। और BNSS सुधार
जांच में तकनीकी और डिजिटल सबूतों को मान्यता और पीड़ित के अधिकारों पर जोर है। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी जांच। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में अब उनको पता चलता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोग्निजेबल होता है, एक नॉन कोग्निजेबल होता है, संज्ञेय न असंज्ञेय। दोस्तों, गंभीर अपराध होते हैं, उसमें क्या करती है पुलिस, बिना एफआईआर के भी गिरफ्तार कर सकती। जैसे कि कहीं बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, ये जो अपराध है ये कोग्निजेबल अपराध है, ये संज्ञेय अपराध है। इसमें एफआईआर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ये अधिकार दिया गया है उनको। अब जो नॉन कोग्निजेबल अपराध होते हैं, असंज्ञेय अपराध होते हैं, उसमें ये चेक करती है कि अपराध क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे होगा, ये सब पता करती है। इसके बाद में फिर व्यक्ति को गिरफ्तार करती। क्या करती? गिरफ्तार करती। गिरफ्तारी के बाद क्या ऑप्शन होता है दोस्तों? जमानत। भाई अपराध के हिसाब से अगर उसका गंभीर अपराध है तो व्यक्ति को बताया जाएगा, पुलिस के द्वारा बताया जाएगा, गिरफ्तारी होगी। कारण बताना अनिवार्य है। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है दोस्तों, ये जानना जरूरी है, सबके लिए जानना जरूरी है, तो कारण बताएगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया। बिना कारण बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, और गिरफ्तार करती भी है तो आपका अधिकार है कि जानने का कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। 24 घंटे के अंदर जो लाने ले जाने के समय को निकालते हुए 24 घंटे के अंदर पुलिस जो होगी, जो थाना क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में जहाँ घटना घटी होगी, तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब होता है क्या है भाई, उस व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया, अब उसके ज़मानत का अधिकार है, तो वो अपने वकील को हायर करेगा या अपने परिवार वालों को बताएगा, तो परिवार वाले किसी वकील से बात करेंगे, और बात करने के बाद में जो 7 साल से जो जैसे अपराध हैं जिनकी सज़ा 7 साल तक की है, तो ऐसे काफ़ी उसके अपराधों को देखते हुए जमानत के लिए अपील करेंगे, अप्लाई करेंगे। और जमानत के लिए क्या होगा, जमानती अपराध है तो उसका अधिकार है, गैर जमानती है तो ये अदालत के विवेक पर है। दोस्तों, अगर गैर जमानती है तो अदालत क्या सोचती है उसके बारे में, अदालत का विवेक है, जज साहब के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको जमानत देना है या नहीं देना है। सो बीएनएसएस में अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाव, मानवाधिकार सुरक्षा, ये सारी बातें हम बीएनएस में देखते हैं कि जमानत के लिए वो अप्लाई कर सकता है। सो यहाँ तक होप दैट यू गॉट इट, आप समझ में आ गया होगा कि उसको जमानत मिल गई है। और फिर ट्रायल चलती रहेगी, एविडेंस, अलग अलग गवाह उतरेंगे भाई, दोनों पार्टी की ओर से गवाह, समन्स होगा, और काफ़ी बार नहीं आते तो वारंट भी जारी किया जाएगा, और ये सब कोर्ट में ट्रायल के लिए आता जाता रहेगा। कोर्ट देखेगी भाई, दोनों पक्ष को सुनेगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती है, किसकी नहीं है। और साथ में ही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसी को हम कहते हैं चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट या केस डायरी, या जो भी आप उसको कहो, पुलिस पूरी डिटेल में देती है, उसको चार्जशीट बोलते हैं दोस्तों। वो भी पेश करेगी बीएनएस के 193 सेक्शन के तहत, वो इस रिपोर्ट को पेश करेगी। जांच पूरी होने पर पुलिस चार्जशीट अदालत में पेश करती है, और जब पेश करती है तो सबूत, गवाह, अपराध का विवरण इसमें होता है। और दोस्तों, इसकी भी एक समय सीमा है। क्या है इसकी समय सीमा है? सामान्य जो केस होता है 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का होता है। अगर 60 दिन के अंदर उन्होंने दाखिल नहीं की चार्जशीट, तो भाई उसको ज़मानत मिल जाएगी। अगर आप वकील हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो ये पॉइंट नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लेना। काफ़ी वकील, अनुभवी वकील से यहाँ पे खेल जाते हैं कि जैसे ही 60 दिन का 61 दिन पास हो गया तो आप जमानत के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसको जमानत मिल जाएगी। और गंभीर अपराध है तो फिर 90 दिन के अंदर आपको
जमानत के लिए आपको अप्लाई करना है, इससे पहले आपको जमानत नहीं मिलेगी। और 90 दिन के बाद भी चार्जशीट नहीं दाखिल की तो ये एक अधिकार है, और इसके रिलेटेड आप बताएंगे हम आपको किस प्रकार के जमानत के मछूल के बढ़ने के, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के, और क्या क्या लॉज के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लॉ भी मेंशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस प्रकार जमानत मिल जाएगी। और हम देखेंगे मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान कोग्निजल जो अपराध है, अब ये जमानत देना या नहीं देना ये अदालत के विवेक के ऊपर डिपेंड करती है। केस को स्वीकार करती है, तय करती है कि ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा, अभियुक्त को समन या वारंट। तो दोस्तों, अदालत क्या देखेगी फिर इसमें, अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाती है। अगर वो दोषी, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, आरोप तय हो चुका है कि भाई अब गवाह सब कुछ, गवाहों को सुनने के बाद में आरोप तय हो चुका, इसको क्रिमिनल ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर एआईबी के स्टूडेंट हैं आप, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और पूछे जाते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। सो आरोप तय होता है, जब आरोप तय हो जाता है तो अभियुक्त जो व्यक्ति जो होता है, अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाती है। पूछा जाता है कि आप दोषी हो या निर्दोष से। अगर दोषी वो स्वीकार करता है तो सीधे उसकी सज़ा हो जाएगी। अगर वो इनकार करता है तो पूरा ट्रायल शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी एक पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट है, कोई भी अपराधी होता है वो निर्दोष ऐसा बोलेगा, भले दोषी होता है बट निर्दोष बोलता है, ताकि ट्रायल हो। तो इसमें यहाँ पर जमानत मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभियोजन साक्ष्य, प्रोसिक्यूशंस एविडेंस, गवाह उतरेंगे, सरकारी वकील आएंगे जिसको हम पीपी बोलते हैं दोस्तों, और वो राज्य की ओर से पैरवी करेंगे। गवाह पेश करता है, डॉक्यूमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल सबूत, इन सब को वो देखते हैं और पेश करेंगे। प्रक्रिया होती है, मुख्य परीक्षण होगा, बचाव पक्ष द्वारा जीरा भी होगा। जीरा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्रॉस एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। और ये मेन है, ये ट्रायल में मेन है। जब ट्रायल प्रक्रिया शुरू होती है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ही पता चलता है हमें कि केस कैसे मोड़ा जा सकता है और किस तरह जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर साक्ष्य अधिनियम, डिजिटल सबूत पूरी तरह वैध है या नहीं है, अभियुक्त का बयान भी देखा जाएगा दोस्तों। और अदालत में अभियुक्त के से सवाल पूछती है, सफाई का पूरा मौका देती है, अभियुक्त को शपथ पर नहीं लिया जाता है, और अभियुक्त चाहे तो अपने गवाह, दस्तावेज, अलीबाई पेश कर सकता है। यह अभियुक्त का अधिकार है, बाध्यता नहीं। सो फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, अंतिम फाइनल आर्ग्यूमेंट को अंतिम बहस कहते हैं। पहले अभियोजन, फिर बचाव पक्ष, फिर कानून, तथ्य और सबूत को देखा जाएगा। ये सब होने के बाद दोस्तों 11 स्टेप मैंने आपको बताया। ये सब होने के बाद फिर फाइनली जो स्टेप आता है वो जजमेंट, निर्णय आएगा। अदालत फिर अपना तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचती है, अदालत फैसला सुनाती है, दोष सिद्ध या दोष मुक्त। निर्णय लिखित और कारण सहित होता है दोस्तों। सजा पर अगर दोष सिद्ध है तो अभियुक्त को सजा पर बोलने का मौका, उम्र, परिस्थिति, पहली गलती का विचार। और अगर ये निर्णय आ गया है तो अब जो अभियुक्त है उसके पास क्या होगा दोस्तों, जो भी निर्णय तो आ गया उसके खिलाफ आया हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट उसके पास अधिकार होते हैं कि वो अपील भी कर सकता है। अपील कहाँ करेगा? सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सो ये उसका क्या है? संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट करिए, बताइए किस तरह आप समझना चाहेंगे। विल ट्राई एंड वी हेल्प यू बेटर वे टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द प्रोसेस। सो आपका समय बच जाए जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे। तो दोस्तों, अगर आपको याद है स्टेप बाय स्टेप तो आपका समय बीत जाएगा, आपको जेरोक्स के लिए या इधर उधर दौड़ने नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों, इस तरह बीएनएस और बीएनएसएस के अनुसार भारत में क्रिमिनल ट्रायल का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि कानून जानना हर नागरिक का अधिकार है दोस्तों, और सबको कानून जानना चाहिए। ये मैं तो चाहता हूँ, एवरीबडी मस्ट नो द लीगल्स। सो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी प्रकार किसी और नए इन्फॉर्मेटिव्स एंड लीगल रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।